वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और आज इस वीडियो में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी की बायोलॉजी है वो हम सारी कंप्लीट करने वाले हैं। और एक एक करके सारे चैप्टर हम सीरीज वाइज लेकर आएंगे और यूट्यूब पर सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और यहाँ पर आज हमारा फर्स्ट जो लेक्चर है, फर्स्ट जो चैप्टर है 11th क्लास का जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जो ये चैप्टर करेंगे उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर और ऐसे सीरीज वाइज हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि नीट के अंदर अब ज्यादा जो पार्ट है वो एनसीईआरटी से ही आता है, लगभग 90% पार्ट जो एनसीईआरटी से ही आता है। और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जब हम स्टडी करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट करेक्ट करते जाएंगे और उनको समझते जाएंगे, जो आपके नीट को क्वालिफाई करने के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका द लिविंग वर्ल्ड। ये फर्स्ट चैप्टर है वो काफी छोटा है, जो हम इसको एक ही लेक्चर में कवर कर देंगे। इसमें कोई कुछ खास नहीं, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। उसके बाद में हम एक एक करके नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे उनके में जो बड़े टॉपिक होंगे उनको हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, लेकिन रहेगा सारा सीरीज वाइज। तो आप बने रहिए इस वीडियो लेक्चर के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चैप्टर का नाम आपको पता है क्या है, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग वर्ल्ड से पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज लिविंग, कि लिविंग क्या है, सजीव क्या होते हैं। फिर लिविंग वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, डाइवर्सिटी कैसे होती है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है और टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है। ये चार चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि पहले लिविंग क्या है, उनमें डाइवर्सिटी क्या है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है और टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज लिविंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आपको पूछा जाए कि जीव क्या है, सजीव किसे कहेंगे, ऐसा कौन सा करेक्टर है जो केवल सजीवों में पाया जाता है, या हम किसी में बोले कि इसके अंदर लाइफ है, इसके अंदर जीवन है। जैसे ह्यूमंस के अंदर जीवन है, प्लांट्स के अंदर जीवन है, किसी बैक्टीरिया के अंदर जीवन है। तो हम किस चीजों, किस करेक्टर्स के आधार पर हमें ये कह पा रहे हैं कि इन चीजों के अंदर जीवन है। और जैसे पत्थर के अंदर जीवन नहीं है, एक स्टोन होता है उसमें जीवन है, एक पहाड़ में जीवन नहीं है। तो वो कौन से करेक्टर हैं जो लाइफ को और जो नॉन लिविंग है और लिविंग को अलग बनाते हैं। तो हम कौन कौन से, देखो वैसे कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती कि ये चीज लिविंग, तो हम कुछ करेक्टर्स के आधार पर एक डेफिनेशन देते हैं कि उनमें कौन कौन से करेक्टर होते हैं। तो हम जो नॉर्मल करेक्टर्स होते हैं वो हम डिफाइन करते हैं कि ग्रोथ, जैसे ग्रोथ होती है वो सिर्फ लिम्स के अंदर देखने को मिलती है। रिप्रोडक्शन हो गया, जो सेंसेशन की जो एबिलिटी होती है वो हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गया। ऐसे कुछ करेक्टर है जिनको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे ये करेक्टर क्या है और किस प्रकार से लिविंग्स को ये अलग बनाते हैं। हमें पता है कि जितने भी जो अर्थ के ऊपर या यूनिवर्स में जो भी चीजें बनी है वो किससे बनी हुई है, सब केमिकल्स और एटम्स या कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है। और ये एटम और कंपाउंड इस विशेष कॉम्बिनेशन में इस प्रकार से जुड़ जाते हैं कि वो कुछ अलग से करेक्टर शो करने लगते हैं, कुछ विशेष प्रकार के करेक्टर शो करने लगते हैं जिनको हम लिविंग करेक्टर बोलते हैं। वो कौन कौन से करेक्टर हैं हम उनको एक एक करके जो आपके सामने देख रहे हो ये है करेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। कौन कौन से करेक्टर है, जैसे ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है आपके सामने 5 करेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो लिविंग्स को सबसे अलग बनाते हैं और ये डिफाइनिंग करेक्टर हो सकते हैं। सबसे पहला करेक्टर हम देखते हैं ग्रोथ। ठीक है, ये ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ देखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो अपनी ग्रोथ करेगा। ग्रोथ का मतलब हिंदी में बोलते हैं वृद्धि करेगा, यानी अपनी साइज बढ़ेगा। अब साइज 2 प्रकार से बढ़ा सकता है, या तो अपनी संख्या में या तो अपनी नंबर में अपनी संख्या बढ़ा सकता है, या अपनी साइज अपना आकार बढ़ा सकता है। जैसे कोई एक छोटा बच्चा है वो अपना साइज बढ़ा सकता है या अपनी नंबर बढ़ा सकता है। जैसे आगे जाकर वो अपने संतान पैदा करेगा तो और उसके ज्यादा आगे संतान बढ़ेगी, नंबर बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से कोई सेल्स हैं वो भी इसी प्रकार से अपनी साइज बढ़ाती है और अपनी संख्या बढ़ाती है। तो ये जो ग्रोथ है ये वृद्धि है, ये इंक्रीजमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। और ग्रोथ 2 प्रकार से हो सकती है, इंक्रीज इन मास यानी उसकी मास में वृद्धि, उसकी साइज में वृद्धि, और इंक्रीज इन नंबर उसकी संख्या में वृद्धि। तो ये 2 करेक्टर्स हैं जो ग्रोथ को शो करते हैं। अब जो ये
ग्रोथ वाला करेक्टर है वो अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। जैसे प्लांट्स के अंदर देखते हैं तो उसकी पूरे लाइफ टाइम में ग्रोथ होती रहती है। प्लांट्स के अंदर प्लांट बढ़ते रहते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं वो फिक्स से, सभी प्लांट भी सेम नहीं होते। कुछ प्लांट्स 6 महीने तक ग्रोथ करेंगे, उनकी विशेष ग्रो होती है, उसके बाद में वो डेड हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स लाइफ टाइम में बढ़ते रहते हैं। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स एक फिक्स साइज होती है, वो फिक्स एज तक वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन ग्रोथ जरूरी है। तो ये ग्रोथ सब में होती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। अब एक बैक्टीरिया की बात करें जो यूनिसेलुलर एक ही कोशिका का बना हुआ, वो कितना ग्रोथ करेगा? कोशिका तो ज्यादा बड़ा ग्रोथ कर नहीं सकती, तो वो क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। मतलब ग्रोथ तो कर रहा है, चाहे से अपनी मास में ग्रोथ करे या अपनी संख्या में ग्रोथ करे, ग्रोथ कैसे न कैसे करेगा। लेकिन फिर भी क्या है, ये ग्रोथ डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है कि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर दें। क्यों? अब देखो, हम ये तर्क देते हैं इसके लिए कि माउंटेन्स होते हैं, जैसे पहाड़ होते हैं, नॉन लिविंग चीजें हैं ना, वो भी ग्रोथ कर सकती हैं। जैसे किसी पहाड़ की साइज बड़ी हो सकती है, धीरे धीरे उसके ऊपर किसी चीज का जमा हो जाए या कोई टीला बन जाए मिट्टी का, तो उसकी भी ग्रोथ हो रही है। तो हम बोल सकते हैं ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल ग्रोथ है, इंटरनल ग्रोथ नहीं है। लेकिन इंटरनल ग्रोथ जैसे ज्वालामुखी की साइज बढ़ जाता है तो वो इंटरनल ग्रोथ हो गया। तो ग्रोथ है कि डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि आज जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें होगा, लेकिन कुछ नॉन लिविंग चीजों में भी ग्रोथ हो सकती है। इसलिए ये फीचर तो है ऑर्गेनिज्म में, एक लिविंग फीचर तो है, लेकिन सभी में नहीं पाया जाता है। अब इसके नेक्स्ट जो है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो नेक्स्ट फीचर है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है? देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? जनन। जनन यानी अपने ही समान संतानें पैदा करना, यानी अपनी ही समान संतानें पैदा करने का जो करेक्टर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। और जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन क्यों करेगा? क्योंकि रिप्रोडक्शन क्यों करना है? क्योंकि अपनी जो कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, कि पीढ़ियां आगे इसी प्रकार से चलती जाए, ये कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? रिप्रोडक्शन करना होगा। अब रिप्रोडक्शन किस प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ये हम जो नेक्स्ट क्लास जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर उसमें अलग से हम पढ़ेंगे इसको। अब इसमें भी ग्रोथ के अंदर भी 2 प्रकार से हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलग होता है, और यूनिसेलुलर में अलग होता है। अब यूनिसेलुलर के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो ग्रोथ के बराबर ही होता है। जैसे एक कोशिका है, वो कोशिका डिवाइड होकर 2 बन जाए तो उसका जनन भी होगा, यानी रिप्रोडक्शन भी होगा, और उसकी ग्रोथ भी होगी। यानी ग्रोथ, यहाँ पर आप देख सकते हो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? एक दूसरे की सिनोनिम होती है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कोई अलग अलग चीज नहीं है। लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन वाला कैरेक्टर है, ये भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? हम कुछ एनिमल्स ऐसे देखते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो क्या हम इन एनिमल्स को ऐसे बोल दे कि या ये नॉन लिविंग है? तो इसका मतलब ये भी फीचर तो है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर हम इसको नहीं बोल सकते। तो ये भी नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ग्रोथ वाला भी नॉन डिफाइनिंग। जैसे एग्जांपल देखिए, म्यूल हो गए। म्यूल यानी जो खच्चर होते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं, जो बीज होती है, मधुमक्खियां होती हैं, उनमें जो वर्कर्स होते हैं वो जनन नहीं कर सकती। कुछ ह्यूमन कपल्स भी होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से हम देखें कि कुछ लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लिविंग रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन ये भी एक, ये कुछ अफवाह सा रूप मान सकते हैं, लेकिन इसी के कारण हम इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। लेकिन फीचर ये भी है। तो 2 फीचर हो गए। तीसरा फीचर है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में पहला डिफाइनिंग फीचर है जो सिर्फ ऑर्गेनिज्म, जो भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें ही पाया जाता है। अब ये होता है क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन यानी एक कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर आपस में बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को एक साथ कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब ये रिएक्शन क्या कहां पर चलती हैं? अब ऑर्गेनिज्म में देखें
तो एक कोशिका के अंदर बहुत सारी रिएक्शन चलती रहती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन भी चलती है और एनाबॉलिक रिएक्शन भी चलती है, और ये सारी रिएक्शन को मिलाकर इनके सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म किस में पाया जाता है, सिर्फ लिविंग सेल के अंदर पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाया जाता है। किसी पत्थर के अंदर इस प्रकार का मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, पहला डिफाइनिंग फीचर हो गया। तो 3 फीचर हमने देखे अब तक, पहला था ग्रोथ, दूसरा था रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, जिसमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो तो नॉन डिफाइनिंग फीचर है, उनके कुछ अपवाद भी है। मेटाबॉलिज्म में कोई अपवाद नहीं कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ किस में पाया जाता है, ये किस में पाया जाएगा, सिर्फ लिविंग सेल के अंदर पाया जाता है। इसके भी कुछ अपवाद हम बता सकते हैं, जैसे लैब के अंदर हम एक टेस्ट ट्यूब में कुछ रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन सारी रिएक्शन एक साथ नहीं कर सकते, हम इसमें एट अ टाइम 1 रिएक्शन कर सकते हैं, इसलिए इसका कोई अपवाद हमें मिलता नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट कैरेक्टर, कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट जो फीचर है वो क्या है, कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस का मतलब है कि हम जो इसको कॉन्शियसनेस को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हम एक अपने एनवायरनमेंट का, हमें एक एनवायरनमेंट का जो एहसास होता है, हम उस एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, हमने आसपास में जो भी चीजें चल रही हैं हम उसको देख पा रहे हैं, उसको सेंस कर पा रहे हैं, उसके साथ में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उसके पास में रेस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, वो क्या कैरेक्टर कहलाता है, कॉन्शियसनेस। और ये कॉन्शियसनेस सिर्फ किस में पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग जो होती है, जैसे एक पत्थर है, उसके आसपास में आप कुछ भी कर दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कोई एक एनिमल है या कोई प्लांट है, प्लांट के ऊपर आप टेम्परेचर डालोगे तो कुछ अलग कैरेक्टर शो करेगा, कुछ मूवमेंट करेगा या कुछ जल जाएगा, तो मतलब कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड करेगा वो। और वैसे ही एनिमल्स, हमारे आसपास में कुछ भी आ जाएगा तो हम तो बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन दिखाते हैं, तो जो क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं और सेंस करते हैं, ऐसा कैरेक्टर क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है। अब इस कॉन्शियसनेस में भी एक और आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी अपना ज्ञान होना, अपने आप के बारे में जानना। तो अपने बारे में जानने वाले सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है, वो कौन है, ह्यूमंस, हम है। केवल ह्यूमन क्या कर सकता है, अपने बारे में भी कॉन्शियस है। और कोई ऑर्गेनिज्म देखे, गाय भैंस देखे, वो अपने बारे में कॉन्शियस नहीं, उनको नहीं पता है कि उनका पर्पज क्या है, उनकी बॉडी कैसे चल रही है, उनको कुछ नहीं पता। लेकिन हमें पता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं, हम क्यों खाना चाहते हैं, हमें खाना कहाँ मिलेगा, सब कुछ हमें पता है। हमें अपने बारे में पता है और बाहर के बारे में पता है। तो इस कैरेक्टर को बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। और सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलेगी, किसी भी नॉन लिविंग में हमें देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और जो लास्ट हम डिफाइनिंग फीचर हम इसको देखेंगे। वैसे तो और भी बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन वैसे हम स्टडी नहीं करें, हम उन डिफाइनिंग कैरेक्टर को देखने वाले हैं जो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन बना सके। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। प्लांट्स किसी नॉन लिविंग में हमें ऐसा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, और ये इसी को हम लिविंग मैटर कहते हैं। और ये क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना क्या है, एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अब ये एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे करता है, जैसे हमें पता है जितनी भी चीजें बनी है, हमारा शरीर भी किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। तो ये एटम आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, फिर बड़े मॉलिक्यूल बना लेते हैं, फिर मॉलिक्यूल मिलकर आपस में सेल ऑर्गेनल्स बना लेते हैं। सेल ऑर्गेनल्स से सेल्स बनती हैं, और सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बना लेती हैं, टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बना लेते हैं, और ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, और इस प्रकार से एक बॉडी बन जाती है। और ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमें किस में देखने को मिलता है, सिर्फ लिविंग्स में देखने को मिलता है। तो ये 5 कैरेक्टर हो गए। कौन कौन से हो गए कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर था ग्रोथ, दूसरा कैरेक्टर हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन, तीसरा कैरेक्टर हमने पढ़ा कॉन्शियसनेस, क्या पढ़ा, कॉन्शियसनेस। चौथा कैरेक्टर पढ़ा हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और एक कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म। ये 5 कैरेक्टर हैं
कौन कौन से हैं ये 5 करेक्टर, मेटाबॉलिज्म और जोड़ लो इसमें, मेटाबॉलिज्म, ये 5 करेक्टर हो गए। ये 5 करेक्टर क्या है, ये एक लिविंग के फीचर है। इनमें से 2 तो नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और ये 3 है डिफाइनिंग फीचर, जो सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं, लिविंग्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 करेक्टर हो गए। इसके आधार पर हम पता लगा लिए कि लिविंग क्या होते हैं। अब आपको कोई भी पूछे कि एक लिविंग क्या होता है तो कौन से करेक्टर बताओगे? 5 करेक्टर जिसमें पाए जाते हैं वो क्या होता है, लिविंग होता है, उसमें जीवन पाया जाता है, उसमें लाइफ पाई जाती है। अब इसके बाद में आपके चैप्टर में क्या है, डाइवर्सिटी। अब देखो, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि लिविंग्स, हमारे अर्थ पर बहुत सारे जीवन पाया जाता है और बहुत अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, अब ये जो उनकी जो वेराइटी है ये बहुत सारी है। अब प्लांट्स देखे तो प्लांट्स भी बहुत सारे हैं, एनिमल्स देखे तो एनिमल्स भी बहुत सारे हैं, बैक्टीरिया भी बहुत सारे हैं अलग अलग प्रकार के। ह्यूमंस देखिए, ह्यूमन एक स्पीसीज है, ह्यूमन एनिमल्स, ह्यूमन एक एनिमल है, तो ह्यूमन के अलावा कौन कौन सा एनिमल है, जैसे जब भी गाय भैंस हो गई, जितने भी प्रकार के हमें जानवर देखने को मिलते हैं वो, इस प्रकार से क्या हो गई, एक डाइवर्सिटी हो गई, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है। तो ये स्पीसीज की वेराइटी ही क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी। एक एस्टिमेशन के माने तो हमारे पास में अब तक कितने ऑर्गेनिज्म को हम काउंट कर सकते हैं, कितने प्रकार के स्पीसीज हम पता कर लिए, लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी लगभग 18 लाख हमने स्पीसीज को पहचान लिया है जो अलग अलग प्रकार की हैं। उनमें से देखिए 0.525 मिलियन तो क्या है, एनिमल्स है, 0.5 मिलियन है प्लांट्स, और 1.025 मिलियन क्या है, इंसेक्ट। तो इस आधार पर हमें भी पता लगा है कि सबसे ज्यादा स्पीसीज हमें किसकी मिलेगी, इंसेक्ट की मिलेगी, उससे कम मिलेगी हमें प्लांट्स की, और उससे कम मिलेंगी एनिमल्स की। और अभी भी ये रिसर्च जारी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने सारा पता कर लिया, अभी भी हम डेली मतलब हर साल हम 15,000 नई स्पीसीज पता लगा लेते हैं, और ये बहुत सारी स्पीसीज हैं। और ये जो वेराइटी है, इसी वेराइटी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी हो गई, तो डाइवर्सिटी में हमें बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज देखने को मिली, तो हम उनकी स्टडी करते हैं। तो स्टडी करते हैं तो अलग अलग जगह पर स्टडी होती है। मान लीजिए कोई इंडिया में स्टडी कर रहा है, कोई यूएस में स्टडी कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रहा है। हो सकता है वो एक ही एनिमल की स्टडी कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अलग अलग नाम दे रखा हो। जैसे हमने इंडिया में अलग भाषा चलती है तो हमने उसको अलग नाम दे दिया, यूएस वालों ने अलग नाम दे दिया, ऑस्ट्रेलिया वालों ने अलग नाम दे दिया। तो अलग अलग नाम देने से क्या हो गया, अब वो स्टडी तो सेम ही कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग नाम देने से ऐसा लगेगा जैसे हम कोई अलग स्टडी कर रहे हैं। तो हम अलग, ये डाइवर्सिटी है, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया। हम इनका क्या करने लगे, नोमेनक्लेचर करने लगे, उनका नामकरण, जितनी भी स्पीसीज हैं उनका क्या करने लगे, हम नामकरण करने लगे, उनको एक नाम देने लगे कि हम उसको पहचान सकें। और नाम पहचानने के लिए हम उनको एक विशेष प्रकार का नाम दे, साइंटिफिक नेम। क्या दे उसको, साइंटिफिक नेम। और इसलिए जो नोमेनक्लेचर को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसकी शुरुआत की थी सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले ये शुरुआत की थी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक नाम दिया जाए, और इन्होंने सबसे अच्छा सिस्टम बताया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें हम एक ही ऑर्गेनिज्म के 2 नाम रखते हैं। 2 नाम रखते हैं, 2 नाम मतलब 2 अलग अलग नहीं, एक ही नाम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ नाम। तो 2 शब्दों वाला नाम हम इन्हें देना शुरू किया। उसमें 2 शब्द थे, एक नाम तो एक शब्द तो बताता है, पहला शब्द तो उसका जो पहला वर्ड है वो जीनस को बताया, दूसरा शब्द है वो स्पीसीज को बताता है। जैसे एक साइंटिफिक नाम है मैंगो का, मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या है, मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा इंडिका में मेंजिफेरा तो क्या है, इसकी जीनस है, और इंडिका क्या है, इसकी स्पीसीज है। तो हम ये एक यूनिवर्सल नाम रख दिया इसका। इस यूनिवर्सल नाम रखने के कारण क्या हुआ, हमें इसकी जो स्टडी हुई, उसकी पहचान हुई, वो आसान हो गई, और साइंटिफिक स्टडी भी आसान हो गई। तो हमारे इसके 2 प्रकार के बेनिफिट मिल गए। तो पूरे विश्व में हम कहीं भी ढूंढेंगे तो इसी नाम से ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, और उसकी स्टडी भी आसान हो जाएगी। तो नोमेनक्लेचर कैसे स्टार्ट हुआ, हम क्या क्या रूल्स हम नाम रखते हैं,
तो वो नाम कौन कौन से रूल्स के आधार पर रखते हैं? तो पहले जो हम नाम रखते हैं वो हम क्या करते हैं, उसमें दो शब्द रखते हैं। फर्स्ट जो नेम होता है वो जीनस को डिफाइन करता है, और जो सेकंड वर्ड होता है वो स्पीसीज को डिफाइन करता है। जो जीनस लिखा जाता है उसका फर्स्ट लेटर जो लिखा जाता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? कैपिटल में। जैसे मेंजीफेरा इंडिका लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? एम बड़ा लिखूंगा, उसके बाद में सारे छोटे, मेंजीफेरा। और फिर स्पीसीज का लिखूंगा तो स्पीसीज हम छोटे लिखेंगे, इंडिका क्या लिखेंगे? छोटे, सारे छोटे लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनको अगर हम टाइप कर रहे हैं तो टाइप करेंगे तो क्या करेंगे, इटैलिक या लैटिन शब्द में लिखेंगे, लैटिन भाषा में लिखेंगे, और इटैलिक फॉन्ट में लिखेंगे। इटैलिक फॉन्ट आप कंप्यूटर में देखते हो कि तिरछे फॉन्ट आते हैं, तो इटैलिक फॉन्ट में लिखेंगे। और इटैलिक फॉन्ट में अगर लिखते टाइम तो हम जब कॉपी में लिख रहे हैं, हैंड राइटिंग में कर रहे हैं, जब हैंड रिटन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको अंडरलाइन कर देंगे, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे, जीनस को और स्पीसीज को अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया तो आपको ये नाम गलत समझा जाएगा। नाम के आगे हम साइंटिस्ट का नाम भी लगाते हैं, लेकिन वो ज्यादा हम लिखते नहीं है, लेकिन एक परफेक्ट नाम तभी कहा जाता है जब उसके आगे जिसने खोज की उसका नाम भी। जैसे अगर लिनियस ने की खोज तो हम इसके आगे लिख देंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं लिन। जैसे ये आपका एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, जैसे मेंजीफेरा इंडिका के आगे लिख दिया हम लिन। लिन का मतलब है लीनियस, लीनियस ने इसका नाम सबसे पहले डिस्क्राइब किया था तो हमने इसके आगे इसका नाम लिख दिया। और लीनियस ने एक बुक लिखी थी जेनेरा प्लांटेरम, इसमें बहुत सारी स्पीसीज को इन्होंने क्लासिफाई किया था। और इसका नाम, जो ये नामकरण के जो रूल हैं, जिनका नोमेनक्लेचर के रूल हैं, वो कौन डिसाइड करता है? तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन ने जो दो कोड बनाए हैं, कोड का मतलब एक रूल, सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, और ये सेट ऑफ रूल्स प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए अलग अलग है। प्लांट्स के लिए ICBN है और एनिमल्स के लिए ICZN है। ICZN और ICBN की फुल फॉर्म देखो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये इनके फुल फॉर्म हो गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ICBN और ICZN में क्या अंतर है। ICBN प्लांट्स के लिए है और ICZN एनिमल्स के लिए है। उनका नोमेनक्लेचर के रूल लगभग सेम है, लेकिन कुछ अंतर भी है, वो भी हम देखेंगे। इसके नेक्स्ट देखें हम क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक्स। अब क्लासिफिकेशन क्या है? अब देखो हमने अलग अलग डाइवर्सिटी देख ली, लाखों प्रकार की क्या पाई जाती है, स्पीसीज पाई जाती है। अब जब हम इनको स्टडी करेंगे तो ऐसे नहीं कि हम कहीं से भी किसी भी प्लांट को लेकर स्टडी करने लगे और फिर स्टडी करके रख दिए तो हम कोई रिलेशन नहीं बना पाते। स्टडी का क्या मतलब है कि हम एक रिलेशन, एक थ्योरी डेवलप कर पाए। तो जब हम ऐसे स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम इनको अरेंज करते हैं। विदाउट अरेंजमेंट हम कोई कार्य नहीं करते। तो सबसे पहले हम जितनी भी लाखों स्पीसीज हैं उनको क्या करना चाहेंगे, अरेंज करना चाहेंगे। और अरेंज किस प्रकार से करते हैं, हम क्या करते हैं, सिमिलरिटीज के आधार पर अरेंज करते हैं। कि जो ज्यादा सिमिलर होता है, उनको क्या करेंगे, हम पास पास में रख देंगे, और जो जिनमें कम सिमिलरिटी है उनको दूर दूर रख देंगे। इस प्रकार से ही करते हैं। और हम उनके क्या बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे और उनकी कैटेगरीज बना लेंगे। और ये जो सिस्टम है, कैटेगरीज बनाना, उनका नोमेनक्लेचर करना और ग्रुपिंग करना, ये सारा सिस्टम ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। और क्लासिफिकेशन और के साथ में एक और टर्म आता है सिस्टमैटिक्स। ये भी क्लासिफिकेशन का ये अल्टरनेट बोल सकते हो आप। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, सिस्टमैटिक्स में क्या करते हैं, सिस्टम यानी अरेंजमेंट करते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म उनको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, उनके कैरेक्टर्स के आधार पर, उनकी रिलेशनशिप के आधार पर हम करेक्ट करते हैं। तो ये जो एक ब्रांच शुरू हो गई बायोलॉजी की, उसको हम क्या बोल देते हैं, सिस्टमैटिक्स बोल देते हैं। ये जो टर्म है वो भी लीनियस ने ही दिया था, अपनी बुक में दिया था। अब ये सिस्टमैटिक्स के क्या क्या स्कोप है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैरेक्टर के आधार पर ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। एक बुक लिखी थी इसके बारे में लीनियस ने, जो बुक नहीं थी, एक प्रकार का रिसर्च पेपर था उनका, रिसर्च पेपर का नाम रखा था इन्होंने सिस्टमा नेचुरी। इसके बाद हम देखते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। अभी टैक्सोनॉमिकल नया टर्म आ गया आपके सामने, टैक्सोनॉमिकल, टैक्सोनॉमिक या टैक्सोनॉमी, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टर्म क्या है, आप इसे बिना कुछ सोचे सिस्टमैटिक्स का ही क्या बोल सकते हो, सिनोनिम। यानी क्लासिफिकेशन
या सिस्टमेटिक्स या टेक्सोनॉमी, ये सारे एक ही चीज है, आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोन टर्म है, इसमें क्या है, टर्म है टैक्सॉन। ये टैक्सॉन टर्म क्या है, टैक्सॉन का मतलब क्या है, जब हम ग्रुपिंग करेंगे उनको अपने करेक्टर के आधार पर, जैसे हमने एक करेक्टर लिया कि जिनके अंदर भी ग्रीन लीव्स पाई जाती हैं, ग्रीन कलर के जो ऑर्गेनिज्म है, हम उनको एक ग्रुप में रख देंगे, उसमें हमने सबको क्या रख दिया, प्लांट्स को रख दिया, तो वो क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, एक कैटेगरी हो गई। अब उसको नाम दे दिया प्लांट्स, क्या नाम दे दिया, प्लांट्स, तो ये क्या हो गया, एक टैक्सॉन हो गया। प्लांट्स में भी फिर हम अलग अलग प्रकार की कैटेगरी बनाए कि ऐसे प्लांट जो सिर्फ पानी में पाए जाते हैं, उनको क्या नाम दे दिया हमने, एल्गी, तो एल्गी एक टैक्सॉन हो गया, और पानी में पाए जाने वाला एक कैटेगरी हो गई। अब उस कैटेगरी को हम क्लास बोल सकते हैं, या अलग अलग कैटेगरी जब अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टैक्सॉन क्या है, एक ग्रुप है जिसके अंदर विशेष प्रकार के, उस ग्रुप का नाम बोल सकते हैं हम, जिसमें विशेष कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। और इस प्रकार से हम बड़े ग्रुप से लेकर छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे। एक सबसे बड़ा ग्रुप क्या होगा, सबसे बड़ा ग्रुप, हम जीवों की स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा ग्रुप क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ा ग्रुप क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सबसे बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म वो सारे के सारे आ गए। अब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे हम, तो वो ग्रुपिंग हो गई, फिर हम उसको किंगडम नाम रख दिए। हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन आपके आने वाला है कि कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन कौन से क्लासिफिकेशन फेमस हैं जो हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा ग्रुप हो गया, फिर उससे छोटा ग्रुप हो गया, फिर और भी छोटा ग्रुप हो जाएगा सिमिलरिटी के आधार पर। तो बड़े से लेकर जैसे छोटे छोटे ग्रुप, यानी एक स्टेप बन जाएंगे। इस स्टेप को ही क्या बोलते हैं, हिरार्की, क्या बोलते हैं, हिरार्की। एक बड़े से लेकर छोटे की तरफ, जैसे राजा महाराजाओं के टाइम में होती थी, सब राजा सबसे बड़ा होता था, उसके नीचे मंत्री होता था, उसके नीचे सेनापति होता था, उसके नीचे सैनिक होते थे, फिर प्रजा होती थी। तो ये क्या बन गई, एक हिरार्की बन गई। वैसे ही हिरार्की हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे बड़ा ग्रुप, फिर उसके छोटे ग्रुप, उसके छोटे ग्रुप, फिर धीरे धीरे क्या आते हैं, छोटे छोटे ग्रुप हम बना देते हैं। और ये ग्रुपिंग वाली कंडीशन ही क्या कहलाते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अब कौन कौन सी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हम बनाए हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि टैक्सॉन, ये टर्म हमने डिफाइन कर लिया। टैक्सॉन का मतलब क्या है, हम बहुत सारे टैक्सॉन को टैक्सा भी बोलते हैं। ये क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है। अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है तो हमें ग्रुप बनाना होगा और उस ग्रुप का एक नाम रखना होगा। उस ग्रुप का नाम या उस कैटेगरी का नाम ही क्या कहलाता है, टैक्सॉन कहलाता है। जैसे हम ह्यूमंस को एक ग्रुप में रखते हैं मैमल्स के अंदर, तो मैमल क्या हो गया, एक टैक्सॉन हो गया। इसी प्रकार से ये टैक्सॉन टर्म किसके द्वारा दिया गया था, आईसीबीएन ने ही दिया था 1956 में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इस सबसे पहली टैक्सोनॉमी कैटेगरी कौन सी बनाई। टैक्सोनॉमी कैटेगरी हम देखो सबसे सिमिलरिटीज के आधार पर बनाना शुरू किया कि जो सब जितने सिमिलर है उनको एक ही ग्रुप में रखते हैं। तो हम आसपास में देखें तो हम एक से जो बिल्कुल सेम जो ऑर्गेनिज्म है उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, और जो सबसे ज्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं उनको कहा गया स्पीसीज। ये कैटेगरी हमने बनाई। जो सबसे छोटी कैटेगरी है, सबसे पहली कैटेगरी है, उसको कहते हैं स्पीसीज। और इस कैटेगरी में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे एक स्पीसीज की बात करें हम, ह्यूमन स्पीसीज। अब ह्यूमन जितने भी है वो बिल्कुल सिमिलर है, उनमें कोई अंतर नहीं है। आप उनकी मॉर्फोलॉजी में देख लो या उनकी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में देख लो, सारे के सारे क्या है, बिल्कुल सेम है। अब ये स्पीसीज भी दो प्रकार की हो सकती है, मोनोटाइप भी हो सकती है, पॉलीटाइप भी हो सकती है। मोनोटाइपिक और पॉलीटाइपिक का मतलब अगर उसके अंदर कोई सब स्पीसीज ना हो, जैसे ह्यूमन की कोई सब स्पीसीज नहीं होती, लेकिन प्लांट्स में ऐसी सभी स्पीसीज देखने को मिलती है। जैसे वीट हो गया, वीट की अलग अलग वेराइटी में देखने को मिलती है, तो वो सब स्पीसीज हो गए। वीट एक स्पीसीज है, वीट की जो अलग अलग वेराइटी है वो उसकी सब स्पीसीज हो गई। तो सब स्पीसीज देखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं पॉलीटाइपिक स्पीसीज। अब स्पीसीज हमने सबसे पहली कैटेगरी बना दी और सबसे छोटी कैटेगरी बना दी जिसमें सारे सिमिलर ऑर्गेनिज्म हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर सेम है उनके। तो इसकी फिर हमने एक बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश की। अब बड़े ग्रुप में हमने सेम दिखने वाली स्पीसीज को एक ग्रुप में रख लिया, तो हम कह सकते हैं एक बड़ा ग्रुप बन गया। उस बड़े ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, जीनस बोल दिया। क्या बोल दिया, जीनस।
जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे ह्यूमन के साथ में आप कौन से ऑर्गेनिज्म को रखना चाहोगे, तो ह्यूमन के जैसा दिखने वाला और दूसरा कौन सा है, चिंपांजी को हम रखेंगे। तो ह्यूमन और चिंपांजी को हम एक ग्रुप में रख देंगे। इस प्रकार से हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये डिफाइन करेक्टर नहीं है लेकिन देखेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे करेक्टर जो सेम करेक्टर वाले हैं, ज्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं, उनको एक बड़े ग्रुप में रखेंगे तो जीनस बना दिया। तो जीनस किसे कहेंगे, सेम स्पीसीज दिखा सेम सिमिलर करेक्टर दिखाने वाले जो भी स्पीसीज है हम उसको एक ग्रुप में रख देंगे, उनको कहेंगे जीनस। जैसे एक एग्जांपल देखें, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का बॉटनिकल नाम है और टोमेटो का बॉटनिकल नाम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। अब ये लाइकोपर्सिकम और ट्यूबरोसम तो स्पीसीज है इसकी, लेकिन ये दोनों एक ही जीनस में आ रही है। कौन से जीनस में, सोलेनम में। कौन से जीनस में, सोलेनम जीनस की दो स्पीसीज है, एक तो ट्यूबरोसम और एक लाइकोपर्सिकम। तो ये इस प्रकार से क्या हो गई। अब टोमेटो और पोटैटो में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। अब टोमेटो और पोटैटो के अंदर देखोगे, उसके प्लांट के अंदर देखो तो बहुत सारी सिमिलरिटी है। उनके फ्रूट के अंदर देखोगे तो सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलेगी। टोमेटो का फ्रूट आपने सबने देखा, पोटैटो का फ्रूट किसी ने नहीं देखा। पोटैटो के अंदर भी जो फ्रूट होते हैं वो भी कैसे होते हैं, बिल्कुल टोमेटो की जैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जहरीले होते हैं, उसको ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं फैमिली। अब फैमिली क्या हो गया, एक बड़ा ग्रुप हो गया। सेम करेक्टर शो करने वाले जीनस को हम क्या रख देंगे, एक फैमिली में रख देंगे। तो फैमिली किससे बनती है, एक सेम करेक्टर रखने वाले जीनस के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, कि फैमिली कहेंगे। वो फैमिली के बाद में बड़ा ग्रुप आएगा, वो कौन सा ग्रुप आएगा, ऑर्डर। कौन सा आएगा, ऑर्डर। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी हो गई, ऑर्डर। अब ऑर्डर के अंदर क्या हो गए, सिमिलर फैमिलीज वाले, जो जितनी भी सिमिलर फैमिलीज हैं उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। एक या एक से अधिक फैमिली से मिलकर क्या बनता है, एक ऑर्डर बनता है। इसके जैसे एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे पोलिनोमियल्स एक ऑर्डर है जिसके अंदर एक तो सोलेनेसी फैमिली आती है और एक कॉन्वोल्यूलेसी फैमिली आती है। अब ये फैमिलीज दोनों एक ही ऑर्डर में आती हैं। इसमें का प्रकार, इसमें 5 फैमिलीज पाई जाती है। नेक्स्ट देखें हम क्लास। क्लास क्या है, अब क्लास क्या हो गई, ये हो गई ऑर्डर की एक, जो सेम ऑर्डर होते हैं उस सेम ऑर्डर के अंदर सेम ऑर्डर को हम एक ग्रुप बनाए, सेम ऑर्डर को एक ग्रुप में रखें तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, क्लास। तो क्लास क्या हो गया, दो या दो से अधिक रिलेटेड ऑर्डर वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, क्लास बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल है मेमेलिया। मेमेलिया एक क्लास है। इस मेमेलिया क्लास में अलग अलग प्रकार के ऑर्डर है, जैसे कार्निवोरा, प्राइमेट्स और कायरोप्टेरा। तो ये अलग अलग है। जैसे इनमें कार्निवोरा में जो भी है मांसाहारी एनिमल आ गए, और जो प्राइमेटा है उसमें मेमेलिया का मतलब है जिसमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, स्तनपाई जो होते हैं। प्राइमेट्स, अब कार्निवोरा भी स्तनपाई है, प्राइमेट भी स्तनपाई है और कायरोप्टेरा भी स्तनपाई है। जो मांस खाने वाले हैं ये प्राइमेट्स हैं, जिनमें मंकी आ गया, गिबोन आ गया, ह्यूमन भी इसी ग्रुप में आता है। कायरोप्टेरा के अंदर जो लोमड़िया है, चमगादड़ है, वो सारे इसके अंदर आ गए। तो ये क्लास हो गया, एक बड़ा ग्रुप है। और फिर इसके बाद में देखेंगे फाइलम। फाइलम या डिवीजन, दो टर्म आते हैं, फाइलम या डिवीजन। फाइलम या डिवीजन क्या है, और भी बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर हम क्या रखेंगे, सिमिलर क्लासेज, यानी एक या एक से अधिक क्लासेज से मिलकर बना ग्रुप क्या कहलाता है, फाइलम या डिवीजन। अभी दो टर्म क्यों आ गए, आईसीबीएन के अंदर क्या लिया जाता है, डिवीजन काम में लिया जाता है, और आईसीजेडएन के अंदर फाइलम टर्म काम में लिया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्लांट्स का एक ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, डिवीजन, और एनिमल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। उसी लेवल की कैटेगरी है। तो जैसे एग्जांपल है, प्लांट्स के अंदर जिम्नोस्पर्म एक डिवीजन है, और एनिमल्स के अंदर फाइलम हो गया एक पोरीफेरा और एनेलिडा, सिलेंट्रेटा। इस प्रकार से क्या हो गए, अलग अलग प्रकार के ग्रुप हो गए। नेक्स्ट हम अब ये देखो, जितनी भी हमने पढ़ी, जो सबसे छोटी हमने कैटेगरी पढ़ी वो कौन सी थी, वो थी स्पीसीज। स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज आपस में मिलकर क्या बनाती है, जीनस बनाती है। फिर सिमिलर जीनस से क्या बनती है, फैमिली बनती है। सिमिलर फैमिली से क्या बनते हैं, ऑर्डर बनते हैं। सिमिलर ऑर्डर से क्या बनते हैं, क्लास बनती है। और सिमिलर क्लास से क्या बनती है, डिवीजन या फाइलम बनता है। और लास्ट में सबसे बड़ा ग्रुप बनता है किंगडम।
क्या बनता है, किंगडम। तो हम यहाँ पर देखें ये एरो का निशान जो क्या शो कर रहा है, लेस इंक्लूसिव, और इधर है मोर इंक्लूसिव। यानी स्पीसीज के अंदर देखें तो इस स्पीसीज के अंदर बहुत ज्यादा एनिमल इंक्लूड नहीं है, सिर्फ जो सिमिलर दिखने वाले इंक्लूड है। लेकिन अगर हम सबसे ऊपर देखें किंगडम, किंगडम जैसे हम देखें प्लांटी किंगडम, प्लांटी किंगडम का मतलब है जितने भी सारे प्लांट है वो सारे एक किंगडम में आ गए। फिर है एनिमेलिया, जितने भी प्रकार के एनिमल है वो एक ही किंगडम में। तो मोर इंक्लूसिव किधर होते हैं, ऊपर की ओर, और इधर है लेस इंक्लूसिव। और सिमिलरिटी देखें, सिमिलरिटी किसमें, अब इस किंगडम के अंदर देखें तो सारे प्लांट सेम थोड़ी होते हैं, कुछ प्लांट पानी में पाए जाते हैं, कुछ रेगिस्तान में पाए जाते हैं, कुछ की साइज बड़ी होती है, किसकी छोटी होती है। तो अलग अलग करेक्टर है, अलग अलग सिमिलर नहीं है। लेकिन अगर स्पीसीज में जाएंगे, जैसे हम वीट की स्पीसीज देखें तो सारे वीट सेम ही तो होते हैं। तो सिमिलरिटीज के किधर बढ़ती जाती है, ऊपर से नीचे की ओर सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी, सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी, बल्कि इंक्लूसिवनेस है वो ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अब ये ही कैटेगरीज नहीं है, साइंटिस्ट ने क्या किया या टैक्सोनॉमिस्ट ने क्या किया, टैक्सोनॉमिस्ट ने इनके अंदर भी सब कैटेगरीज बना दी कि और भी अच्छे से हम अरेंज कर पाए सभी ऑर्गेनिज्म को, उसका प्रॉपर हम क्लासिफिकेशन कर पाए। इसके लिए हम इनके अंदर भी सब क्लास, सब ऑर्डर है, सब फैमिली, सब जीनस, इस प्रकार से हमने क्या बना दी, इनके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी, छोटी कैटेगरी बना दी। तो ये बड़ी कैटेगरीज हैं, ये आपको इसी ऑर्डर में याद होनी चाहिए कि सर पहले इसके अंदर सबसे बड़ा आएगा किंगडम, फिर आएगा फाइलम, फाइलम के अंदर क्लास, क्लास के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस, और लास्ट में क्या आती है, स्पीसीज। इसके बाद में ये जो किंगडम है और स्पीसीज है, किंगडम के अंदर जितने भी अलग अलग करेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म वो सारे होते हैं, और स्पीसीज में बिल्कुल सेम करेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। और यहाँ पर कुछ ये जो आपके बुक के अंदर भी मिल जाएगी आपको इंडेक्स, इस इंडेक्स के अंदर देख सकते हो आप कुछ एग्जांपल है, जैसे मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, इनका क्लासिफिकेशन देखें तो जैसे ह्यूमन का जो बॉटनिकल नेम, सॉरी साइंटिफिक नेम होता है वो है होमो सेपियंस। होमो जो टर्म है वो किसको शो कर रहा है, जीनस को, और सेपियंस क्या है, स्पीसीज। तो होमो एक जीनस है, ये कौन सी फैमिली में है, होमिनिडी फैमिली में, कौन से ऑर्डर में है, प्राइमेटा ऑर्डर में है, कौन सी क्लास में है, मेमेलिया क्लास में, और कौन से फाइलम में है, कोर्डेटा फाइलम में। तो ये क्या हो गया, इसका क्लासिफिकेशन हो गया। उसी प्रकार से एक हाउस फ्लाई देखे, जो मक्खी होती है, घरेलू मक्खी, उसका साइंटिफिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। मस्का क्या है इसके अंदर, जीनस, और डोमेस्टिका क्या है, स्पीसीज। अब मस्का जीनस के अंदर कौन सी फैमिली के अंदर है, ये मस्कीडी फैमिली के अंदर, कौन से ऑर्डर में है, डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर, कौन सी क्लास में, इंसेक्टा क्लास में, और कौन से फाइलम में है, ऑर्थोपोडा के अंदर है। और किंगडम भी देखना चाहो तो ये दोनों कौन से किंगडम में आ जाएंगे, एनिमेलिया में। कौन से किंगडम में आ जाएंगे, एनिमेलिया, ये एनिमेलिया के अंदर आ गए। अब इधर देखें मैंगो, मैंगो का जो बॉटनिकल नाम है वो है मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा इसका जीनस है, और इंडिका क्या है, स्पीसीज। कौन सी फैमिली में है, ये है एनाकार्डिसी, एनाकार्डिसी फैमिली के अंदर है, और ये ऑर्डर कौन सा है, सेपिंडेल्स, और क्लास कौन सी है, डाइकोटिलिडीनी। और जो एंजियोस्पर्मी फाइलम के, सॉरी डिवीजन बोलेंगे हम प्लांट्स के लिए क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, तो एंजियोस्पर्मी डिवीजन के अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखें, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम क्या है, इनकी जीनस, और एस्टिवम क्या है, स्पीसीज। इस जीनस के अंदर जी कौन सी फैमिली के अंदर आता है, पोएसी फैमिली के अंदर, पोएस ऑर्डर के अंदर, मोनोकोटिलिडनी क्लास के अंदर, और एंजियोस्पर्मी डिवीजन के अंदर आता है। और ये दोनों डिवीजन है वो कौन से किंगडम में रख सकते हैं हम, प्लांटी किंगडम में। कौन से किंगडम में रखेंगे, प्लांटी किंगडम में रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन हो गया इनका। अब जब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है कि हम प्लांट्स के करैक्टर को पहचान पाए, उनको भविष्य के लिए यूज कर सके, स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसको हम जो असिस्ट होते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं, या सहायक सामग्री हम इसको बोल सकते हैं, जो टेक्सोनोमिकल एड्स होती हैं। तो सहायक सामग्री क्या क्या होती हैं, टेक्सोनोमिकल एड्स क्या क्या होते हैं। टेक्सोनोमिकल एड्स में देखें तो सबसे पहले जो है हर्बेरियम है, बोटेनिकल गार्डन हो गया, म्यूजियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, और टेक्सोनोमिकल कीज हो गई।
ये क्या क्या होती हैं हम इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, हम क्या करते हैं प्लांट्स को वैसे हम एक रूम के अंदर सेव नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट की कोई ब्रांच को तोड़कर हम उसको सुखाकर एक कागज के ऊपर दबाकर चिपका देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हर्बेरियम सीड कहलाती है। और हर्बेरियम सीड्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं, उनके ऊपर हम नाम लिख देते हैं, डेट और प्लेस का नाम लिख देते हैं, उसके अंदर हम कलेक्टर का नाम लिख देते हैं कि कहाँ से कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, उसके प्लांट का नाम लिखकर सारे कैरेक्टर लिखकर हम उसको चिपका के उसके ऊपर स्टोर कर लेते हैं। और जहां पर स्टोर करते हैं उसको हर्बेरियम या हर्बेरिया भी बोलते हैं। और इस प्रकार से ये हर्बेरियम हम कभी भी यूज कर सकते हैं और कहीं पर भी ले जा सकते हैं इनको। तो हम प्लांट्स को भी क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, किसकी फॉर्म के अंदर, हर्बेरियम की फॉर्म के अंदर। तो ये हमें टेक्सोनॉमी, जब भी हमें इनका क्लासिफिकेशन करना होगा तो हम इसके कैरेक्टर यहीं से देखकर हम उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, लैब के अंदर ही हम सारी स्टडी कर सकते हैं। फिर आ गया बॉटनिकल गार्डन। अब सारे प्लांट्स की तो हम हर्बेरियम नहीं बना सकते, तो हम उन प्लांट्स को लिविंग कंडीशन में रखते हैं। अब लिविंग कंडीशन में जैसे मान लीजिए मैं किसी बाहर विदेशी ऑस्ट्रेलिया के प्लांट की स्टडी करना चाहता हूं, तो ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर के विदेशों से अलग अलग जगह से प्लांट लेकर हम एक ही जगह पर उगा लेते हैं, एक बड़े एरिया के अंदर उगा कर रखते हैं। और जो जिस एरिया को हम उगा कर रखते हैं उसको बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन। और इसमें अलग अलग प्रकार की स्पीसीज को हम ग्रो करते हैं। और वहां पर अगर हम कोई भी स्टडी करनी है तो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, कैसे करेक्टर होते हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। अगर हम उसको ऊपर रिसर्च करना चाहे तो आसानी से रिसर्च कर सकते हैं। और फेमस बॉटनिकल गार्डन्स है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है वो कौन सा है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड के अंदर है, ये लंदन इंग्लैंड में। भारत के अंदर इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता के अंदर है, हावड़ा शिवपुर के अंदर है। फिर लखनऊ के अंदर भी है, लखनऊ के अंदर है नेशनल बॉटनिकल एंड बीआरआई जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ के अंदर, उसमें भी बॉटनिकल गार्डन है। लॉयड बॉटनिकल गार्डन है जो दार्जिलिंग में है। तो इस प्रकार से बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन बनाए रहते हैं, इनको हम कभी भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे ये बॉटनिकल गार्डन की आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, जैसे अपने इंडिया के अंदर है जो सबसे बड़ा है इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में है। इसका फेमस है कि इसके अंदर सबसे बड़ा बरगद का ट्री पाया जाता है। सब दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का ट्री कहां पर पाया जाता है, बेनियन ट्री, वो पाया जाता है बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में। और इसी प्रकार से म्यूजियम होते हैं। म्यूजियम के अंदर क्या रखते हैं, एनिमल्स को रखते हैं। एनिमल्स वहां पर जिंदा नहीं होते, एनिमल्स को हम या मतलब डेड एनिमल्स होते हैं उनको प्रिजर्व कर लेते हैं विशेष प्रकार के केमिकल के अंदर। वहां पर जब भी और फोसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए हम उसमें प्रिजर्व करके जब भी जरूरत होती है तो हम वहां पर जाकर स्टडी कर सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क होते हैं, जूलॉजिकल पार्क जहां पर हमें जो जैसे जंतुआलय होते हैं, जहां पर हम चिड़ियाघर वगैरह जाते हैं, वहां पर जाकर हम एनिमल्स को स्टडी कर सकते हैं। अभी इसके लास्ट में है टेक्सोनॉमिकल कीज। अब ये क्या होते हैं, की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्सोनॉमिकल की। टेक्सोनॉमिकल की का मतलब क्या होता है, जैसे हमें किसी प्लांट या एनिमल को पहचानना है कि ये कौन सा एनिमल है, हमें नाम नहीं पता उसका, तो नाम कैसा पता करेंगे, तो हमारे पास में कुछ बुक्स होती हैं, उनको बोलते हैं कीज। उसमें कुछ हिंट दिए होते हैं, जैसे हिंट होते हैं, कुछ लीड होती हैं, फिर कपलेट होता है। जैसे एक हिंट है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एनिमल है, तो उस एनिमल के बारे में करेक्टर लिखा रहेगा कि इस एनिमल के ऊपर क्या कोई फर है, यानी कोई बाल है क्या। अगर बाल नहीं है तो फिर बाल नहीं है तो उसके ऊपर कवच होगा, कवच नहीं है तो फिर उसके ऊपर बिना कवच का है तो उसके ऊपर इसकी स्किन वेट होगी या ड्राई होगी। तो अलग अलग करेक्टर के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको पहचान कर उसी की सहायता से हम किसी भी प्लांट को पहचान सकते हैं या किसी भी एनिमल को पहचान सकते हैं। ये क्या कहलाती हैं, टेक्सोनॉमिकल कीज कहलाती हैं। इसमें एक लीड होती है और लीड के बाद में हमें कपलेट मिलता है। लीड का मतलब कोई भी स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट के बाद में कपलेट मिलेगा। क्या, जैसे कोई एनिमल है उसके दो करेक्टर मिलेंगे, कोई प्लांट है उसके दो करेक्टर मिलेंगे, दो चॉइस है, वो दो चॉइस में से एक चूज करना है हमें। जैसे कोई प्लांट है, प्लांट के अंदर रूट है, तो रूट के अंदर दो प्रकार की, टैप रूट है या उसके अंदर एडवेंटिशियस रूट है। तो टैप रूट है तो डाइकोट होगा, एडवेंटिशियस रूट है तो मोनोकोट होगा। तो इस प्रकार से हम ये टेक्सोनॉमिकल कीज हेल्प करते हैं। और लास्ट में लिटरेचर भी होता है। लिटरेचर भी काम में आता है हमारे टेक्सोनॉमी के अंदर।
या अलग अलग प्रकार का लिटरेचर है, जैसे फ्लोरा। फ्लोरा क्या है, एक विशेष रीजन की जितनी भी वेजिटेशन होती है, प्लांट वेजिटेशन होती है, उसको हम एक बुक के अंदर या लिखकर, हम पेपर के अंदर लिखकर उसकी स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फ्लोरा कहलाता है। एक और होता है फोना। फोना, अगर हम एक स्पेस एरिया के जितने भी एनिमल्स हैं उनको स्टडी करें तो उसको क्या कर लेते हैं, फोना। मैन्युअल्स होते हैं, मैन्युअल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, स्पीसीज, एक विशेष रीजन की स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। होते हैं मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, मोनोग्राफ्स के अंदर हम किसी एक जीनस की स्टडी करनी है तो हम क्या पढ़ेंगे, मोनोग्राफ्स पढ़ेंगे। और अगर हमें किसी स्पीसीज के एक रीजन के अंदर कोई स्पीसीज है उसका हमें एक जानकारी चाहिए तो हमें क्या मिलेंगी, कैटालॉग्स मिलेंगी। तो ये क्या है, जिसके बारे में डिटेल में हम अलग से क्लासेस में पढ़ेंगे क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इनका एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका चैप्टर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, इसके अंदर हमने पढ़ा कि लिविंग्स क्या होते हैं, कि जो लिविंग्स के बाद में हमने देखा कि उनमें टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज कौन सी है, टेक्सोनोमिकल एड्स कौन से हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो ये सारी स्टडी हमने की है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास की बायोलॉजी का। और इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाएंगे एक एक करके, जिससे कि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आपको भी ढूंढना ना पड़े कि इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक कहाँ मिलेगा। आपको नेक्स्ट टॉपिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप अगर वीडियो में कोई भी डाउट आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछें कि सब कुछ समझ में आया हो, और अगर नहीं आया तो कमेंट करके पूछें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।